फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के इस मॉडल पेपर को। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही आपको इस मॉडल पेपर को एंड तक कंप्लीट देख लेना है। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल यानी कि जो पेपर है, इसे आप कहाँ से और कैसे फ्री में डाउनलोड करेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका सोशल स्टडीज़ का मॉडल पेपर, जो कि आपका 5वां पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का, और ये आपका 50 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का? 50 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख लेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके आंसर की भी आपको इसी पीडीएफ फाइल में नीचे दे दी गई, यानी कि मॉडल पेपर में नीचे आपको पीडीएफ फाइल में इसके आंसर की भी मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? यूपी के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो रेखा है वो यूपी के किस जिले से गुजरती है? क्या इलाहाबाद से, या लखनऊ से, या अहमदाबाद से, या फिर कोलकाता से? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद से गुजरती है, जिसे आप प्रयागराज भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। नगर पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? ये यहाँ पर आपको बताना है, क्या 3 वर्ष का, क्या 4 वर्ष का, क्या 5 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नगर पंचायत होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो टोटल 5 वर्ष का होता है, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसमें दोबारा इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का होता है? तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस लीप ईयर जो होती है, उस लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वो आपका 29 दिन का हो जाता है। वैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मल ईयर जो होती है उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होता है, ठीक है, लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का आपका हो जाता है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल में अलग अलग लेयर्स पाए जाते हैं, अलग अलग मंडल पाए जाते हैं। तो जो मौसम की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसके साथ प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है? मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन है? तो ये एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपका सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की सदा जीत होती है, इसका ये मतलब होता है। तो सत्यमेव जो जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको बताना होगा कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं जो नेचुरल घटित होती हैं, जो कि मानव निर्मित नहीं होती हैं, जो यहाँ पर नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक रूप से आ जाती हैं? क्या भूकंप प्राकृतिक रूप से आता है, या फिर बाढ़, या फिर सूखा, या फिर ये सभी? तो ये सारी की सारी जो आपदाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपदाएं प्राकृतिक होती हैं, जो किसी भी समय आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। ये नेचुरल्स होती हैं यानी कि प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक रूप से आती हैं, जिनका मानव पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है, ठीक है, यानी कि मानव इन्हें नहीं रोक सकता, ये प्राकृतिक होती है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये सारी सभी, ये सभी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 है मैक-मोहन रेखा का जो संबंध है वो किन देशों से, यानी कि मैक-मोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच यहाँ पर पाई जाती है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत और चीन के बीच यहाँ पर जो है वो मैक-मोहन रेखा जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो चीनी यात्री था फाहियान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो यहाँ पर समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत यहाँ पर आया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर समुद्रगुप्त ही होगा, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान जो था वो भारत आया था। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य यहाँ पर होगा, यह है सन, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा, यह है आपका मून, ठीक है, सूर्य, यह है सूर्य, ठीक है, और यह चांद, इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है यानी कि जो अर्थ ही आ जाती है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो सूर्य और चांद के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये आप देख सकते होंगे यहाँ पर क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पर नहीं आ पाती है अर्थ के कारण, तो जिस कारण इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी कि प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ा अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 है और प्रश्न संख्या 11 का आपको राइट आंसर बताना है कि पिरामिड जो है वो किस देश में, तो पिरामिड जो है वो मिस्र के देश में पाए जाते हैं। ठीक है, मिस्र देश में जो है वो बड़े बड़े पिरामिड जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है आपका। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है इंडिया में। प्रश्न संख्या 13 आपका, जो नगर निगम होता है, नगर निगम का सबसे ऊंचा जो अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी आपको बताना है। तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे आप मेयर बोलते हैं, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी मेयर कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, तो शक संवत जो है वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो सिकंदर था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ से आपके अब आती लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन पेपर को, यानी कि इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और परीक्षा तक लगातार आपको इस तरह के जो मॉडल पेपर हैं वो दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। महाभारत के लेखक कौन थे, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। जो महाभारत है इसके लेखक कौन थे, ये वेद व्यास जी थे। महाभारत के जो लेखक थे वो कौन थे, वेद व्यास जी थे। वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को जो कांगो नदी है, जिसे जायरे भी बोला जाता है, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है वो मुद्रा की पूर्ति का नियमन करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी, जिसकी पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल होते हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए, यानी कि नगर निगम को कहाँ से पैसा प्राप्त होता है। तो नगर निगम की आय के स्रोत हैं संपत्ति, जमीन कर यानी कि ज़मीन पर लगने वाला टैक्स, इसके अलावा मकान पर हाउस टैक्स जो दिया जाता है, ठीक है, जो कि घरों से लिया जाता है। इसके अलावा पानी और सफाई शुल्क, जो पानी की सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई। इसके अलावा जो नगर में सफाई व्यवस्था होती है उसका शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा वाहनों पर लगने वाला टैक्स, ये नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत यहाँ बताए गए। प्रश्न संख्या 21 है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। चीन में जो महान दीवार बनाई गई थी, ठीक है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, उस चीन की महान दीवार को किसने बनवाया था। तो चीन के सर्वप्रथम शासक किन सी हुआंग के द्वारा निर्माण करवाया गया था चीन की इस महान दीवार का। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, नव मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है वो किसे कहते हैं, तो ऐसा काल जिस काल के बारे में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस काल में घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है,
उल्का पिंड क्या होता है? जो उल्का पिंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती हैं और फिर गायब यानी कि लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यहाँ पर आपको रखना है याद। बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 विदेशी यात्रियों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका मेगास्थनीज हो गया, विहिंसवांग हो गया, फायान हो गया। इनमें से आप ले सकते हैं किसी भी 2 विदेशी यात्रियों के नाम, ठीक है, जो कि अलग अलग शासकों के काल में भारत पाए थे। प्रश्न संख्या 26 है। इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहा जाता है? इतिहास, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये कहाँ का था? यूनान का। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्राम शिक्षा कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो ग्राम प्रधान होता है। और इसका जो सचिव है वो इस स्कूल का प्रिंसिपल होता है। जो गांव में स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ का सचिव होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है। आग की खोज किस प्रकार की गई थी? तो पुरापाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की जो चिंगारी है वो निकलती थी। औजार बनाने के लिए प्राचीन काल में क्या होता था? लोग पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, जिस कारण वहाँ से चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। और आग इस युग की महान खोज थी। किस युग की? पुरापाषाण काल की। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। पहिए का आविष्कार, ठीक है, जिसके बाद यातायात काफ़ी ज़्यादा सुगम हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसकी सबसे पहली विशेषता यही लिखी हुई है आगे कि पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया था नवपाषाण काल में, कुत्तों को पालने लगा था मानव। इसके अलावा कृषि का आविष्कार हो चुका था नवपाषाण काल में, मानव एक जगह रहकर कृषि किया करता था। इसके बाद अब आप यहाँ आ जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो इन लघुत्तरीय प्रश्न को आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, आपको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से इन्हें देख लेना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। इस पीडीएफ फाइल को आप जरूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पर दी हुई है। ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डीएलएड के मॉडल पेपर को लगातार क्लास अटेंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।